हेलो दोस्तों, ये घटनासार राष्ट्रीय घटनाक्रम 4 होने वाला है। ओके, जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं उसको भी आप रिवाइज करते चलिएगा। ओके, देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं उड़ान 2.0 के बारे में है। ओके, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण विशेषज्ञ समिति का गठन धनंजय मोहन थे इसके अध्यक्ष। और टेली डेंसिटी 1 लाख व्यक्तियों पर नहीं है, कितने व्यक्तियों पर है? 100 व्यक्तियों पर। ओके, टेली डेंसिटी सबसे कम कहाँ है? बिहार में है। सबसे अधिक दिल्ली में है। ओके, आरोही क्रम पूछ रहा है तो हो जाएगा सबसे ज्यादा चाइना में है, देन यूएसए, देन इंडिया। ओके, उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल में कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो उदयगिरी शामिल है, ललितगिरी शामिल है और रत्नागिरी शामिल है, खंडगिरी नहीं है। ओके, देखते हैं कल कहाँ तक हो गया था। कल हो गया था यहाँ तक। ओके, पेंगुलिन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनाइटेड संगतम लिखम पुंजी, ये है नागालैंड के संगतम नागा समुदाय की सर्वोच्च जनजातीय संस्था थी। ठीक है, इसने पेंगुलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। ये यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब आगे देखते हैं। आज का पहला आर्टिकल है, भारत का पहला लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन रिलायंस मेटासिटी को मिला है। ओके, हरियाणा में रिलायंस मेटसिटी द्वारा एकीकृत विकास परियोजना मेट्रोपोलिस ने लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिजाइन रेटिंग प्रणाली के तहत भारत का पहला लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन मार्च 2024 में हासिल किया है। बस केवल इतना याद रखिएगा। और ये लीड प्लेटिनम ऊर्जा, पानी, गतिशीलता और रहने की योग्यता लाइवेबिलिटी में स्थिरता के लिए मान्यता का सबसे प्रतिष्ठित स्तर है। परियोजना का मूल्यांकन कार्बन उत्सर्जन में कमी, जल दक्षता, जलवायु लचीलेपन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इसके संरेखण में किया जाता है। ओके, इतना याद रखिएगा, बस हो गया। ओके, जनगणना से आपको बता देता हूँ। जनगणना से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है और वह है पीआईबी की इंडिया समाचार पत्रिका से मैंने बना रखा है। जो भी 2027 जनगणना से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, एग्जाम में आएंगे, वो उससे सारे लगभग हल हो जाएंगे। ओके, एक बार देख लीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो है, जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। ओके, देख लेते हैं इसमें क्या दिए हुए। जनगणना 2027 के लिए 2 आधिकारिक शुभांकर लॉन्च किए हैं। किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्री सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए प्रमुख डिजिटल टूल और 2 आधिकारिक शुभांकर मैस्कॉट्स प्रगति महिला प्रगणक और विकास पुरुष प्रगणक की सॉफ्ट लॉन्चिंग की है। ओके, ये जनगणना वाला वीडियो 10 मिनट का आप लोग देख लेंगे। ओके, सत्यमेव जयते बीपीएससी सर्च कर लीजिएगा। ओके, इसी चैनल में जाके एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, ये मैं अभी लास्ट में कराऊंगा आपको। 7 क्वेश्चन है। जैसा एग्जाम हॉल में आपको लगेगा वैसे ही इन 7 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ओके, 1/3 की माइनस मार्किंग से आपके कितने सही होते हैं ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। ओके, शुभांकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म को 1931 के बाद पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जाति समावेशी जनगणना से पहले जन जागरूकता, विश्वास और भागीदारी का निर्माण करते हुए जनगणना प्रक्रिया को अधिक नागरिक अनुकूल, समावेशी और युवा उन्मुख बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मैंने उस जनगणना वाले वीडियो में ये बता रखा है कि 2027 की जनगणना कैसी जनगणना होने वाली है, कितने चरणों में होगी, इसके शुभांकर क्या हैं और प्रथम चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में क्या होगा। ओके, कब कब शुरुआत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था उसकी क्या है, कैसे जनगणना कराई जाती है, उसका प्रोसेस क्या है। अगर यहाँ से सवाल बना तो आप लोग आराम से इजीली हैंडल कर लेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गोवा को अपना पहला जैव विविधता मानचित्र मिला है। देख लेते हैं। गोवा को अपना पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं वाला मानचित्र 14 फरवरी 2026 को मिला, जिसे विश्व वन्यजीव कोष इंडिया, ओके, वर्ल्ड वाइड
फंड फॉर नेचर, WWF, इंडिया, ओके, द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। यह मानचित्र 48 सामान्य रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों और राज्य की पारंपरिक कला रूपों को एक साथ प्रस्तुत करता है। इसे गोवा आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल में जारी किया गया है। इतना याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा कि गोवा को अपना पहला जैव विविधता मानचित्र मिला है। गोवा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा जानकारी, बेसिक सी जानकारी है ये, सबको आपको पता होगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। कब? 30 मई 1987 में 3 राज्य को दर्जा मिलता है पूर्ण राज्य का, और वो कौन कौन से हैं आप कमेंट में लिख के बताएंगे, ओके। एक तो गोवा ही है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। गोवा मांडवी रिवर के किनारे स्थित है। दूध सागर वाटरफॉल है गोवा में, ओके, ये भी मांडवी नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ओके। महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मोलेम नेशनल पार्क है। सलीम अली पक्षी विहार है। नेत्रावली और कोटी गांव ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके। WWF के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, 27 नवंबर 1969 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर दिल्ली, ओके। यह अर्थ आवर सुना होगा, हाँ, अर्थ आवर अभियान किसके द्वारा शुरू किया जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? WWF इंडिया के द्वारा, ओके। 8:30 से 9:30 के बीच। यहाँ पे ऐसा होता है कि 1 घंटे के लिए जो भी फालतू लाइट जलती है, घरों की हो गई, सड़क की हो गई, फालतू लाइट जो जलती है उसको हम 1 घंटे के लिए बंद करते हैं। इसके तहत अर्थ आवर अभियान के तहत, ओके। यह एक रिपोर्ट भी निकालता है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। कौन निकालता है? WWF, ओके। देखते हैं। यह पहल स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कथन कारक में पूछ लेगा आपसे। मानचित्र की विशेषता यह है कि इसमें गोवा की सांस्कृतिक विरासत को भी स्थान दिया गया है। इसमें पारंपरिक कावी कला, ये याद रखिएगा, कावी कला, यहीं से सवाल आपसे बन जाएगा। कावी कला, कुनबी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक और घोड़े मोदनी लोक नृत्य को दर्शाया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। साथ ही मनगेटा पन्नी जैसी स्थानीय मगरमच्छ पूजा परंपरा का भी उल्लेख किया गया है। मनगेटा पन्नी, यहीं से आपके सवाल पूछ लेगा कि मनगेटा पन्नी क्या है, तो मगरमच्छ पूजा परंपरा से संबंधित है ये, और ये गोवा में की जाती है, ओके। ये याद रखिएगा, कावी कला, ओके, कुनबी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है, और घोड़े मोदनी लोक नृत्य है, ओके। मन पे गेटा पन्नी गोवा से रिलेटेड मगरमच्छ पूजा परंपरा है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या बोल रहा है। उड़ीसा में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्युमिनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी जी, ओके। संबलपुर जिले के लापांगा में स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के आदित्य एल्युमिनियम प्लांट में इस फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट यूनिट का उद्घाटन किया गया है। और यह परियोजना न केवल अत्याधुनिक विनिर्माण और डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम उद्योग के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को रेखांकित करती है, बल्कि रोजगार सृजन और वैश्विक निवेश आकर्षण भी बड़ी संभावना प्रस्तुत करती है। केवल इतना याद रखिएगा, उड़ीसा में एक पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्युमिनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है, ओके। देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछा ही जाएगा बीपीएससी एंड लोअर पीसीएस एंड यूपीपीसीएस, ओके। जो भी आगामी एग्जाम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चौथी औद्योगिक क्रांति IR 4.0 आंध्र प्रदेश में एक नया केंद्र खोलने जा रहा है, ओके। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने दुनिया भर में 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की घोषणा की है, जिनमें एक भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ओके। मुंबई और तेलंगाना के बाद यह भारत का तीसरा, नॉट फर्स्ट, यह 3rd नंबर का C4IR मतलब सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन केंद्र होगा, ओके। यह केंद्र AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये याद रखना है आपको इतनी चीज। चौथी औद्योगिक क्रांति है क्या? इस शब्द का पहली बार प्रयोग, मतलब औद्योगिक क्रांति शब्द का चौथी औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग 2016 में क्लॉस श्वाब ने किया था। यह डिजिटल, भौतिक और जैविक प्रणालियों के बीच की सीमाओं को धुंधला करने वाली प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को दर्शाता है। ये भी याद रखिएगा एक बार। और यह पिछली क्रांतियों से क्यों अलग है? क्योंकि यह मशीनीकरण के बजाय डेटा संचालित बुद्धिमान प्रणालियों पर आधारित है, जैसे आज का एआई। ओके, जैसे आप लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल बनाना, ओके, को पायलट, ये माइक्रोसॉफ्ट का एआई है, ये भी याद रखिएगा। ओके, देखते हैं। ये मुझे आर्टिकल उतना प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जरूरी नहीं लगा, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको जरूरी लगता है तो। ये देखते हैं, ये ठीक है आर्टिकल। मिस्र में तमिल ब्राह्मी अभिलेखों की खोज हुई है। मिस्र के थेबन मेक्रोपोलिस में नील नदी के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल वैली ऑफ द किंग्स, वैली ऑफ द किंग्स कहाँ है? इजिप्ट, ओके, मिस्र के शाही मकबरों में 2000 वर्ष से अधिक पुराने लगभग 30 तमिल ब्राह्मी अभिलेखों की पहचान की गई है। ये अभिलेख पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी रोमन काल के माने जा रहे हैं। यह खोज प्राचीन दक्षिण भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक सांस्कृतिक संबंधों को प्रमाणित करने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ओके, तमिल ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है जो सिंधु लिपि के बाद विकसित हुई। यह सभी आधुनिक भारतीय लिपियों और दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया की कई लिपियों की आधारशिला रही है। ओके, ये याद रखिएगा। देन देखते हैं, अधिकतर ब्राह्मी शिलालेख प्राकृत भाषा में है। ये याद रखिएगा, प्राकृत भाषा, ठीक है। जैनिज्म इससे संबंधित है। ओके, बुद्धिज्म पाली भाषा। ओके, बुद्ध किस में उपदेश देते थे? पाली में। ओके, याद रखिएगा। ज्ञात सबसे पुराने शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों से 268 से 232 ईसा पूर्व, इसे 1838 में जेम्स प्रिंसप, कहीं कहीं 1837 में लिखा हुआ है। ओके, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसप द्वारा सफलतापूर्वक पढ़ा गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। 1837 में किसने अशोक का शिलालेख पढ़ने में सफलतापूर्वक उपलब्धि हासिल की है? तो उसका आंसर जेम्स प्रिंसप है। ओके, याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है और यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक्ट बन चुका है अब तक। ओके, 12 फरवरी 2026 को संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात कानून का रूप ले चुका है। ओके, 2020 से पहले भारत की श्रम कानून व्यवस्था कई अलग अलग कानूनों में विभाजित थी, जो ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों, औद्योगिक विवाहों के निपटान से संबंधित थी। इन कानूनों को ये क्यों किया गया है? इन कानूनों को सरल, समकालीन और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में औद्योगिक संबंध संहिता लागू की गई है। जो मैंने वन लाइनर में बताया था ना, 29 कानूनों को 4 में समेकित कर दिया गया है। ओके, 4 श्रम कानून में समेकित किया गया है। ओके, ये याद रखिएगा जो वन लाइनर में मैंने बता रखा है, ये भी पढ़ लीजिएगा एक बार। देखते हैं, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, खासकर बीपीएससी या यूपीपीसीएस में। ये अच्छा आर्टिकल है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित। ओके, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 0 से 1 किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया है। ओके, ये याद रखिएगा। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ? राजस्थान से संबंधित है। ओके,
1 किलोमीटर का क्षेत्र घोषित किया गया है इको सेंसिटिव जोन के रूप में। ओके, इस संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक खनन, पत्थर तोड़ने का कार्य, क्रेसिंग इकाइयों का संचालन पूरी तरह वर्जित है। ओके, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नए उद्योगों, नए ईंट भट्टों की स्थापना पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि वायु और मृदा की गुणवत्ता बनी रहे। 1 किलोमीटर के दायरे में नए होटल और रिजॉर्ट के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। ये प्रोहिबिशन लगाए गए हैं। ओके, प्रतिबंध लगाए गए हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, आपको पता है 100 रामसर साइट हो गई हैं भारत की। 100वीं बनी है कौन? सुरहाताल। सुरहाताल कहाँ है? यूपी में। ओके, एटा नगर में। ओके, एटा जिले में। ओके, एंड सुरहाताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ओके, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार पूछे तो यूपी मारिएगा, पटना या बिहार मत मार दीजिएगा। ओके, यूपी में। और 99th थी मेरे हिसाब से शेखा झील। शेखा झील। ओके, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 2 नए रामसर स्थल, ये बता रहा है 98 हो गई है, यहाँ 100 हो जाएगा। ओके, तो 97वां कौन बना है? गुजरात के छारी ढांड और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य। ओके, ये 98वां बना है। ओके, उत्तर प्रदेश का पटनी पक्षी अभ्यारण्य। छारी ढांड के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की 5वीं रामसर साइट है जो प्रसिद्ध बन्नी घास के मैदान कच्छ, कच्छ जीरा, ओके, के किनारे स्थित है। ढांड का अर्थ स्थानीय भाषा आर्द्रभूमि होता है। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिले में, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। सुरहाताल, सुरहाताल कहाँ है? ओके, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पक्षी अभ्यारण्य है, जलेसर तहसील में स्थित है। यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 108.86 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पहले ही महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल है और यहाँ 178 से अधिक पक्षी प्रजातियां और 252 वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह मीठे पानी की एक दलदली क्षेत्र है जो सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवास है। ओके, याद रखिएगा सुरहाताल, सुरहाताल बलिया जिले में। ओके, ये याद रखिएगा, बलिया में है सुरहाताल। और यह ऑक्सफोर्ड लेक का उदाहरण है, एग्जाम्पल। ओके, ऑक्सफोर्ड ने ऑक्सबो, ओके, ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। देखते हैं उत्तराखंड के बाद गुजरात यूजीसी विधेयक दूसरा राज्य बना है। मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार मान लीजिएगा इसमें। ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 3 नई पहलों का अनावरण किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की ऑरेंज इकोनॉमी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने के लिए 23 मार्च 2026 को 3 ऐतिहासिक पहलों की शुरुआत की है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय एआई कौशल पहल। ओके, पढ़िएगा इसको, 2 पॉइंट है। ओके, राष्ट्रीय एआई कौशल पहल। वेब्स ओटीटी के तहत माई वेब्स प्लेटफॉर्म, ये तो आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये पूछेगा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला है राष्ट्रीय एआई कौशल पहल, दूसरा है वेब्स ओटीटी के तहत माई वेब्स प्लेटफॉर्म, और तीसरा है उन्नत ईपीजी और इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर। ये देख लीजिएगा, सेटअप बॉक्स मुक्त नए टेलीविजन सेटों में इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर होंगे। मतलब अब जो टीवी आएंगे तो उनके अंदर जो डिश टीवी होता है, अलग से हमें बॉक्स लगाना पड़ता है, वो अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर ट्यूनर सेट होगा। ओके, उसी में जिससे दर्शक सीधे डीडी फ्री डिश चैनलों तक पहुंच सकेंगे, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। आराम से पढ़िए, पॉज ले लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट का वेट ले लीजिए,
अपना जो कॉपी पेन है उससे आप नोट्स अपने क्लियर करते चलिए। ओके। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन एआई पार्क तमिलनाडु में प्रस्तावित है। ओके, देखते हैं, ये पढ़िएगा। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित किया जा रहा है कहाँ? तमिलनाडु में। और ये किसके? सर्वम एआई के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ओके। रुपए 10,000 करोड़ के प्रारंभिक निवेश के साथ यह परियोजना देश की सबसे महत्वाकांक्षी राज्य प्रेरित एआई पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य क्या है? विश्वसनीय और घरेलू रूप से नियंत्रित एआई सिस्टम का निर्माण करना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ये अच्छा है। इसमें आप लोग लिस्ट एक बना लीजिएगा, किससे किससे एफटीए भारत का हो रहा है। ओके, भारत का एफटीए किसके किसके साथ हो रहा है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति हुई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन ने फोन पर बातचीत की किससे? माननीय प्रधानमंत्री से, जिसके बाद समझौता वार्ता पूरा होने की घोषणा की गई है। ओके, 22 दिसंबर 2025, ठीक है, एफटीए हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। ओके, समझौते के तहत न्यूजीलैंड अपने यहाँ भारत से आने वाले 100% उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म कर देगा। 100% उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म कर देगा कौन? न्यूजीलैंड। इससे भारतीय निर्यातकों, छात्रों, पेशेवरों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की संभावना है। ओके, फिर देखते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। ऐसे नाम थोड़ा सा देख लिया करिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने कहा एनडीए सरकार के नेतृत्व में यह 7वां समझौता है जिसे अंतिम रूप दिया गया है। इससे पहले यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन और मॉरिशस के साथ ऐसे समझौते हो चुके हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एनडीए सरकार के नेतृत्व में ये 7वां समझौता है। ठीक है, कौन कौन है इसमें? बोन माउ, ये ट्रिक है एक, इसको याद रखिएगा। बोन माउ। ओके, ये बी से क्या है? ब्रिटेन, ओ से ओमान, एन से न्यूजीलैंड, ई से यूरोपियन संगठन, ओके, एम से मॉरिशस, ए से ऑस्ट्रेलिया, यू से यूएई। ओके, 5 आइज अमेरिका, ये अमेरिकन के नेतृत्व वाला एक संगठन है। 5 आइज अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 देशों के साथ भी एफटीए हुआ है। ओके, 5 आइज के मेंबर कंट्री कौन है? यू कैन बी, यू कैन बी। ओके, यूएस, ओके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ब्रिटेन। याद रखिएगा ये ट्रिक से। यू कैन बी, यू कैन बी। ओके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ब्रिटेन। ओके, 5 कंट्री हैं 5 आइज। देखते हैं, ये एफटीए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसमें मार्क किए हुए हैं। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौतों में किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के हितों को प्राथमिकता दी है। इस कारण कुछ कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पादों, कॉफी, मसाले, दालें और कुछ सब्जियों को समझौते से बाहर रखा गया है। मतलब सभी नहीं है। ओके, सभी कर मुक्त नहीं। ओके, इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड को कोई शुल्क रियायत नहीं दी जाएगी। समझौते के तहत जिन उत्पादों को, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, समझौते के तहत जिन उत्पादों को शुल्क रियायत सूची से बाहर रखा गया है उनमें कौन से? डेयरी उत्पाद, दूध, क्रीम, दही, पनीर, ओके, पशु उत्पाद, भेड़ के मांस को छोड़कर, सब्जी उत्पाद, प्याज, चना, मटर और मक्का, चीनी, कृत्रिम शहद तथा पशु वनस्पति या सूक्ष्म आधारित वसा एवं तेल शामिल है। इनको बाहर रखा गया है समझौते के। ओके, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हथियार, गोला बारूद, रत्न एवं आभूषण, तांबा और उससे बने उत्पाद तथा एल्युमिनियम एवं उससे संबंधित वस्तुओं पर भी भारत न्यूजीलैंड को किसी तरह की शुल्क रियायत नहीं देगा। ओके, न्यूजीलैंड जबकि दे रहा है 100% आयात पर
रियायत। ओके, जब और भारत ने ऐसी चीजों को बाहर रखा है और इसमें भी रियायत नहीं दे रहा है। ओके, देखते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए एफटीए के तहत भारत से शराब और वाइन के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि न्यूजीलैंड से आयातित वाइन पर रियायती शुल्क लगाए जाएंगे, जिसे 10 साल में धीरे धीरे घटाया जाएगा। ओके, ये पढ़ने वाले छात्रों के लिए है कि न्यूजीलैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए अब कोई संख्या तय नहीं होगी। इसका मतलब कि समझौते के तहत कोटा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ओके, यह पहला ऐसा समझौता है जिसमें, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पहला ऐसा समझौता है भारत और न्यूजीलैंड एफटीए जिसमें वार्ता में शामिल भारतीय पक्ष के सभी प्रमुख अधिकारी महिलाएं थीं। भारत की मुख्य वार्ताकार मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन थी? पेटल ढिल्लो। पेटल ढिल्लो। ओके, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात राज्य को टाइगर स्टेट पुनः बहाल हो गया है गुजरात राज्य का। ओके, यह 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट बाघधारी राज्य के रूप में बहाल किया गया है। एनटीसीए द्वारा, जिसने राज्य के रतन महल अभयारण्य में बाघ की निरंतर उपस्थिति के ठोस प्रमाणों के आधार पर गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन AITE 2026 में शामिल करने की पुष्टि की है। किसने? एनटीसीए ने। कब बनता है? 2005 में। ओके, गुजरात आखिरी बार 1989 की राष्ट्रीय बाघ गणना में शामिल हुआ था। ओके, यहीं तक रखते हैं आज दोस्तों इसको। ओके, देखते हैं कितना पेज हो गया। 55 पेज हो गया है और लगभग 69 पेज या 70 पेज तक है ये, तो 2 वीडियो में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, और आज के सवाल देख लेते हैं। आज के सवाल हैं आपके ये, आपकी स्क्रीन में दोस्तों ये रहा पहला सवाल। ओके, टेस्ट घटनासार पढ़िए। पहला सवाल क्या है? मून शॉट प्रोजेक्ट के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? यह भारतीय विज्ञान संस्थान एवं प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई है। दूसरा कथन कह रहा है इसका प्रमुख उद्देश्य मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सहारा देने वाले उन्नत ब्रेन को प्रोसेसर विकसित करना है। इसमें से कौन से असत्य हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों, या नन ऑफ एबव। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपी में आंसर लिखते जाना है इसके। कल के वीडियो में आपको आंसर पता चल जाएगा, इसके बता दूंगा, रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और जो आंसर गलत हो उसको घटनासार में ढूंढने का प्रयास करना है। ऐसे में क्या होगा कि कुछ नए फैक्ट भी आपके आंखों के सामने से गुजरेंगे जो आपके बैक माइंड पे स्टोर होते जाएंगे। ओके, एग्जाम हॉल में कम से कम 50-50 का चांस वो बनाएंगे। ओके, सब चीज तो रटी नहीं जा सकती। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के बारे में कथन कौन सा असत्य है? ओके, पहला कथन है यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। दूसरा कथन है इसके लिए जींद में हाइड्रोजन संयंत्र भी लगाया जा रहा है। तीसरा कथन है यह विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। इसमें से असत्य कथन आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है केवल दो, केवल दो और तीन, ऑल, या नन ऑफ एबव। ओके, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, एक तरफ व्यक्ति दिए हुए हैं, पर्सनालिटी दी हुई है, और एक तरफ कंट्री दी हुई है। ओके, फ्रेडरिक मर्ज किस देश से संबंधित है? अल नाहयान किस देश से संबंधित है? अलेक्जेंडर स्टब किस देश से संबंधित है? लूला डी सिल्वा किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शंस ये हैं, आंसर मार्क करिएगा। ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे कि कितने मेरे सही हो रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, INS सागर ध्वनि क्या है? युद्धपोत है, एयरक्राफ्ट है, पनडुब्बी है, या इनमें से कोई नहीं? ओके, प्रहार क्या है? आपके ऑप्शन से एक युद्धपोत है, एक परमाणु संयंत्र है, या देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति है, या देश में नक्सलवाद को खत्म करने की एक नीति है।
प्रहार किसका नाम है? एक युद्धपोत का नाम है, एक परमाणु संयंत्र है, एक आतंकवाद रोधी नीति है, या नक्सलवाद को खत्म करने वाली नीति है? ये आपको बताना है। ओके, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऊपर, ठीक है। एक भी कंफ्यूजन का इसमें प्रकोप नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में पहुंचते समय आप कंफ्यूज हो रहे हो क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत टिक मार के आगे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ओके, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, यह पुरानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह प्रतिस्थापित हुआ है। इसके तहत 5 स्वायत्त बोर्ड स्थापित किए गए हैं। तीसरा कथन कह रहा है दोस्तों, इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। इनमें से कौन से कथन असत्य हैं, ये आपको बताना है। केवल दो, केवल एक और दो कथन, केवल तीसरा कथन, या ऑल ऑफ एबव। ओके, ये आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवेंथ, कौन से सुमेलित हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से सुमेलित हैं। देश की फर्स्ट स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट आंध्र प्रदेश। फर्स्ट राज्य बर्ड एटलस जारी करने वाला राज्य गोवा। अरलाम बटरफ्लाई अभयारण्य कर्नाटक। भारतीय पेंगुलिन आयुसीएन स्टेटस संकटग्रस्त। इसमें से कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। केवल एक या दो सुमेलित है, केवल दो या तीन सुमेलित है, दो और चार सुमेलित है, या केवल एक और चार सुमेलित है? आपको आंसर कमेंट में बताना है। ओके, कितने सही हुए आपके और कितने गलत हुए, कितने गलत हुए, और गलत होने का कारण बताना है। होने का रीजन मुझको बताना है आपको। लैक ऑफ रिवीजन है या कुछ और है? ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, सत्यमेव जयते।